पूरे प्रदेश पर घने बादल छाए रहे। वहीं रायपुर, बिलासपुर सहित 20 जिलों में बारिश हुई। बताया जा रहा है कि गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात हुई और अब बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी हो गया है। भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर आया, जिससे लोगों का आना जाना बंद किया गया। बता दें कि मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कबीरधाम और सुकमा में भी बारिश देखने को मिली। तो रायपुर, बिलासपुर सहित 20 जिलों में भारी बारिश हुई और बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का आना जाना बंद किया गया क्योंकि भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया था। तो छत्तीसगढ़ में मानसून की झमाझम देखने को मिली और अब भारी बारिश की चेतावनी भी जारी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। 330 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। बता दें 315 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश में मौत का आंकड़ा भी अब काफी सुधार आ गया है। मौत के आंकड़ों में भी 24 घंटे में 2 लोगों की ही मौत हुई है। बता दें सुकमा में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। अब तक 48 मरीजों की सुकमा में पहचान हुई है। इधर जांजगीर चांपा में 35 नए मरीजों की पुष्टि हुई। बीजापुर में 34 मरीजों की पहचान हुई। तो इधर रायपुर में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो एक तरह से कहा जाए रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते कोरोना को लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी राहत भरी खबर सामने आई है। 330 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें राजधानी रायपुर में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। तो कोरोना का ग्राफ छत्तीसगढ़ में लगातार कम होता नजर आ रहा है। रिकवर्ड मरीजों की अगर बात की जाए, यह आंकड़ा 315 पहुंच गया है और प्रदेश में मौत का आंकड़ा भी अब कम हुआ है। बता दें 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई। एक सर्वे के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर अगस्त के दूसरे पखवाड़े में आ सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर की तबाही की दहशत अब लोगों के जहन से कम होने लगी है। आम जनता से लेकर प्रशासन तक लापरवाह नजर आ रहे हैं और ये हालत तब है जब प्रदेश में वैक्सीनेशन की गाड़ी ब्रेक लग लग कर चल रही है। पड़ोसी राज्यों में बढ़ने लगे केस। अगस्त में कोरोना का तीसरा फेज, फिर भी लोग बरत रहे लापरवाही। ये लापरवाही ना पड़ जाए भारी। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तांडव मचाया था, लेकिन उसके उतार के साथ ही प्रशासन से लेकर आम लोग सब लापरवाह हो चले हैं। आलम यह है कि शादियों में हजारों की भीड़ देखने को मिल रही है। बाजारों में लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। ना तो कोई कोविड नियमों का पालन हो रहा है, ना ही कोई सावधानी बरती जा रही है। प्रशासन ने भी बाजारों में रैंडम टेस्टिंग बंद कर दी। इसमें अकेले मैं तो टेस्टिंग कर नहीं पाऊंगी। इसमें मुझे आवश्यकता पड़ती है अन्य विभागों की। जैसे ही हमें लगेगा कि थोड़ी बढ़ रही है तो हम पुनः वो टेस्टिंग शुरू कर देंगे। देखिए हमारी टीम तो लगी हुई है वहाँ पर। अब लोग वहाँ पे यदि सैंपल नहीं कराएंगे तो टीम उनको पकड़ के सैंपल तो नहीं ले पाएगी और इसके लिए भी थोड़ा सा कड़ाई बरतना आवश्यक है और इसके लिए भी मुझे वही है अन्य विभागों की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। कोरोना के खतरे की आहट इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्यों में बीते कुछ दिनों से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 19,307 केस सामने आए, तेलंगाना में 4,905 मामले मिले, उड़ीसा में 19,552 केस आए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी 53,284 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रदेश में कोरोना पड़ोसी राज्यों खासकर महाराष्ट्र के जरिए ही फैला था, इसलिए पड़ोसी राज्यों से सटे जिलों में बढ़ते मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। चिंता केवल मुझे व्यक्तिगत तौर पे बस्तर संभाग की है और खास करके बीजापुर और सुकमा, यहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है क्योंकि लगातार यहाँ का संक्रमण का दर 5% या उससे ऊपर आ रहा है। पर संकेत जो हैं उसमें यही संकेत हैं कि जो वैक्सीनेशन है वो डेल्टा प्लस पे भी कारगर है, तो उस नाते चिंता नहीं है। पर कुछ वहाँ हुआ है जिस कारण से एकाएक सुकमा और बीजापुर में ये संक्रमण बढ़ा है। एसबीआई के सर्वे के मुताबिक वैश्विक डेटा से पता चलता है कि तीसरी लहर के मामले दूसरी लहर के पीक मामलों का 1.5 गुना से ज्यादा होगा। इसीलिए जरा सी लापरवाही तीसरी लहर को दावत देगी। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर।
छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी होते होते कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट ने सभी को चिंता में डाल दिया है। तीसरी लहर के कहर से लोगों को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन की लगातार हो रही कमी पर कोई ध्यान दे उससे पहले सियासी घमासान जरूर छिड़ गया है। वैक्सीन की किल्लत पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं और जनता परेशान है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने मौत का जो तांडव किया उसे सभी ने देखा। कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई कि डेल्टा वेरिएंट ने सभी को परेशान कर दिया है। ऐसे में सभी अपने आप को सुरक्षित रखने वैक्सीन का कवच लगवाना चाहते हैं, लेकिन आए दिन हो रही वैक्सीन की किल्लत से लोग परेशान हैं, तो स्वास्थ्य महकमा भी खासा चिंतित है। सोमवार को बिलासपुर में वैक्सीन की डोज खत्म हो गई और सेंटर्स में ताला लग गया। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा कोरे दावों के बीच वैक्सीन की नई खेप आने का इंतजार कर रहा है। वर्तमान में सिर्फ जो अभी हमारे 2 दिन पहले जो 20,000 वैक्सीन जो कोविशील्ड आई थी उसी के साथ में रन किया था, और उसमें भी सारे सेंटर्स जो हैं रूरल वाले जो हैं उनको जो वैक्सीनेशन दिया था वो तो समाप्त कर लिए थे। अर्बन का भी आज के दिन में 480 डोज जो आपके अर्बन क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सिम्स जो है ये 2 स्थान पे ही थे और यहीं पे रन कर रहे हैं। इसके अलावा तो अभी वैक्सीन नहीं है और सिर्फ दो ही सेंटर में है, जितनी थी उतनी, बाकी जहाँ तो बता दिया कि बाकी सेंटर्स में तो था नहीं, इसलिए कल से ही वहाँ पे वैक्सीनेशन का काम बंद है। वैक्सीन की किल्लत को लेकर जहां स्वास्थ्य महकमा आपूर्ति को सुचारू करने माथापच्ची कर रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी को वैक्सीन की किल्लत पर जुबानी तीर चलाने का मौका मिल गया। नेता प्रतिपक्ष वैक्सीन की किल्लत की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन के काम को ठीक ढंग से नहीं कर पा रही, इसलिए इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। नेता प्रतिपक्ष दावा कर रहे हैं कि केंद्र से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की सप्लाई हो रही है। उधर नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि डोज खत्म होने का साफ मतलब है कि सब कुछ ठीक तरह से चल रहा है। केंद्र और बीजेपी के नेता सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है कि प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पा रही। देखिए, वैक्सीन की सप्लाई मैं जहां तक समझता हूं कि लगातार केंद्र सरकार के द्वारा पूरे प्रदेशों में की जा रही है निःशुल्क, और लगातार छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि फ्लाइट के माध्यम से लगातार वैक्सीन आ रही है। और अभी तक जो प्रगति है उसमें मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीन की कमी नहीं पड़ेगी, राज्य सरकार के जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कमी हो जाएगी। सभी जिलों में वैक्सीनेशन सेंटर्स खोल दिए गए हैं। जितनी वैक्सीन आ रही है उतनी वैक्सीन खत्म हो जा रही है, इसका मतलब है कि वैक्सीन लोगों को लग रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र सरकार से पूछी कि वो राज्य सरकार को वैक्सीन क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। कोई उसका फ्लो चार्ट बना है क्या, कोई उसका प्रोग्राम बना है कि कब कब वैक्सीन आएगी, किस तरीके से लोगों। भले ही वैक्सीन की किल्लत को लेकर सियासत जोर पकड़ रही है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स में जड़े ताले इस बात के सबूत हैं कि वैक्सीन का संकट बरकरार है। ऐसे में जरूरत है कि राजनीतिक दल जुबानी जंग छोड़कर लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सार्थक कदम उठाएं। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के सांसदों को जगह नहीं मिलने से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने तंज कसा है। मोहन मरकाम ने कहा कि पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के सांसदों को कैबिनेट में शामिल करने योग्य नहीं समझा और 2024 में बीजेपी के सांसदों की विदाई तय है। छत्तीसगढ़ राज्य के 11 सांसदों में से एक भी सांसद को मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह नहीं मिली। मोदी जी ने 11 सांसदों में से एक को भी उस योग्य नहीं समझा। हमें लगता है 2024 में इन सांसदों की विदाई तय है। इधर राजनांदगांव में बजट पेश करने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि नगर निगम में हंगामा हुआ और बजट पेश करने के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच धक्का मुक्की हुई, विवाद हुआ, जिसके चलते सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया। बता दें कि महापौर हेमा देशमुख ने सामान्य सभा में अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया और बजट पेश करने के दौरान यह हंगामा देखने को मिला, जहां बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों के बीच धक्का मुक्की हुई और विवाद की स्थिति बनी, जिसके चलते सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया।
राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश ने वजन त्योहार की वर्चुअल शुरुआत की। महिला एवं बाल विकास विभाग के 7 से 16 जुलाई तक आंगनबाड़ियों में मनाए जाने वाले वजन त्योहार की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर सीएम ने रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर जिले के आंगनबाड़ी के बच्चों और उनकी माताओं से चर्चा की। सीएम भूपेश बघेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वजन त्योहार और इसकी महत्ता के बारे में चर्चा की। उन्होंने 5 साल तक के बच्चों का मुख्य रूप से वजन कराकर सुपोषण का ध्यान रखने की अपील की है। रामचरितमानस को जन जन तक पहुंचाने के लिए भूपेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें रामायण मंडलियों के जरिए रामचरित को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ में मानस मंडली प्रोत्साहन योजना 2021 की घोषणा की गई, जिसके तहत हर गांव में गायन मंडलियों के बीच प्रतियोगिता कराने की घोषणा की गई। बता दें, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर इसके रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे। जिन रामायण मंडलियों के रजिस्ट्रेशन होंगे उनकी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। साथ ही संस्कृति विभाग रजिस्टर्ड रामायण मंडलियों को आर्थिक सहायता भी देगा। इतना ही नहीं, रजिस्टर्ड रामायण मंडलियों को 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो रामचरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए भूपेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। बस्तर में हर साल होने वाले गोचा महापर्व की रथ यात्रा को लेकर इस साल लोग आशंकित हैं। कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने फिलहाल यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी है। हालांकि समाज के सदस्यों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गोचा पर्व में आने का न्योता भी दिया है। गोचा महापर्व की रथ यात्रा पिछले 600 सालों से बिना रुके निकाली जा रही है। अगर स्थिति ठीक रही तो भूपेश बघेल भी इस यात्रा में शामिल होंगे। अनुमति से पहले ही रथ निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिससे आखिरी समय पर बिना किसी रुकावट के यात्रा आसानी से निकाली जा सके। महात्मा गांधी की वेशभूषा में शराबबंदी की मांग करने वाले संजय सिंघानी पदयात्रा कर रायपुर पहुंच गए। उन्होंने 10 दिन में 195 किलोमीटर पैदल यात्रा की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। संजय कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और शराबबंदी को लेकर बिलासपुर में लगातार सक्रिय हैं। रायपुर पहुंचने पर जिला प्रशासन को ज्ञापन उन्होंने सौंपा और उनका धरना खत्म किया। तो आपको बता दें, महात्मा गांधी की वेशभूषा में शराबबंदी को लेकर इस तरह का प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, संजय सिंघानी पदयात्रा कर रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 10 दिन में इस यात्रा को पूरा किया। बताया जा रहा है कि 10 दिन में 195 किलोमीटर पैदल यात्रा उन्होंने निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। जैसे जैसे सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, शराबबंदी की मांग जोर पकड़ने लगी है। ऐसे में एक कांग्रेस जन जो कि गांधी जी के भेष में हैं, वो बिलासपुर से यात्रा कर रायपुर मुख्यमंत्री निवास के पास पहुंचे हैं और उनकी मांग है जो वो अपने साथ लेकर आए हैं, वो आप देख सकते हैं। कोशिश ये है कि सरकार से ये मांग की जाए कि शराबबंदी जल्द से जल्द हो और ये जो शख्स हैं वो उनका नाम संजय है। गांधी जी की तरह वो भी चाहते हैं कि शराबबंदी हो, शराब लोग ना पिएं और इसके लिए इन्होंने अभियान चला रखा है। यहाँ पर क्या मांग लेकर आए हैं उनसे जानते हैं। संजय जी बताइए, आप पैदल यहाँ आए हैं, क्या मांग है आपकी और क्या चाहते हैं? जी, जो उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में जो वादा किया था, माननीय राहुल गांधी जी ने, भूपेश बघेल जी ने कसम खाई थी गंगा जल के हाथ में लेके कि हमारी सरकार जैसी ही बनती है छत्तीसगढ़ में हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। आज 2.5 साल से ऊपर हो गया, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया पूर्ण शराबबंदी का। इसके लिए मैंने अक्टूबर से चालू किया अभियान, हस्ताक्षर अभियान बिलासपुर शहर में चलाया। उसके बाद लोगों को जागरूक किया और 28 जून को मैं बिलासपुर से पैदल बलौदा बाजार होते हुए, खरोरा, आरंग होते हुए, राजिम होते हुए रायपुर पहुंचा हूं। तो एक अच्छी सोच के साथ संजय बिलासपुर से रायपुर आए हैं, उनका ज्ञापन ले लिया गया है, मुख्यमंत्री निवास तक उनकी मांग पहुंचा दी जाएगी। लेकिन इस वेशभूषा को और इनके पैरों की हालत और इनकी मांग को देखते हुए ये अब लोगों में चर्चा का विषय है कि ऐसे लोग जब मांग लेकर आ रहे हैं तो इसमें क्या सरकार गंभीरता दिखाती है
और जो समितियां शराबबंदी के लिए बनी हुई है वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे ताकि कोई ठोस फैसला सरकार की ओर से हो सके। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ जिसके बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह अब गृह के साथ सहकारिता मंत्रालय भी संभालेंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट संभालेंगे तो नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बनाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई तो अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री का जिम्मा दिया गया है। पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय सौंपा गया। इधर पुरुषोत्तम रूपाला को डेयरी विकास मंत्रालय की कमान संभालने को दी गई है। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया। वहीं स्मृति ईरानी अब महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण युवा खेल मंत्री बने हैं। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है तो पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया। इधर भूपेंद्र यादव श्रम मंत्री बने हैं। किरण रिजिजू को कानून मंत्री बनाया गया तो सर्बानंद सोनोवाल को आयुष और उत्तर पूर्व के मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो आपको बता दें मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ जिसके बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी किया गया। तो आपको बता दें पीयूष गोयल को वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्रालय सौंपा गया। अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया। इधर अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं उन्हें मौजूदा मंत्रालयों के साथ नई बनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वच्छ भारत मिशन की भी जिम्मेदारी संभालेंगी। बता दें राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभालेंगे। आपको बता दें पुरुषोत्तम रूपाला डेयरी और फिशरीज मंत्रालय तो अनुराग ठाकुर खेल और युवक कल्याण मंत्रालय संभालेंगे। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालेंगे तो भूपेंद्र यादव श्रम और पर्यावरण मंत्रालय संभालेंगे। इधर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय तो हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय संभालेंगे। भारत के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार किया गया। बुधवार शाम 6 बजे सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल के 43 मंत्रियों ने शपथ ली। उस मुहूर्त में जिसमें किए गए सभी काम सफल होते हैं, इस मुहूर्त में 1.5 घंटे चले शपथ ग्रहण में 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली। नए मंत्रियों में सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से यानी 7 मंत्री उत्तर प्रदेश से और 5 मंत्री गुजरात से हैं। बता दें दोनों ही राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। वहीं मौजूदा मंत्रियों में से 7 को प्रमोट भी किया गया। अगर बात करें मोदी कैबिनेट विस्तार में नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल के अलावा मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार समेत 15 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। 28 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है जिनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक उन्होंने सुबह करीब 3:30 बजे अंतिम सांस ली। दोबारा कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से उनका इलाज शिमला के आईजीएमसी में चल रहा था। सोमवार को अचानक तबीयत खराब होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया। बताया जा रहा है कि आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने उनकी मौत की पुष्टि की है। वह 87 साल के थे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता के निधन से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। बता दें कि वीरभद्र सिंह यूपीए सरकार में भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उनके पास केंद्रीय इस्पात मंत्रालय रहा। इसके अलावा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय भी रह चुका है। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को बुशहर रियासत के राजा पदम सिंह के घर में हुआ था। लोकसभा के लिए वे पहली बार 1992